बच्चों, हमारा रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर था उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, है ना। आज हम कुछ एक्सरसाइजेज कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। वैसे आपको जो है ना DPP 19 एंड 20 में काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, 21 भी कर डाली अब। तो देखो मेरे पास में HC वर्मा की बुक है और मैं HC वर्मा के जो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बहुत अच्छे और बड़े ही अरेंज्ड एग्जाम्पल होते हैं HC वर्मा जी के, तो अपन HC वर्मा जी के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। वो तो कुछ भी करो, क्वेश्चंस 10-20 हो जाए तो आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं HC वर्मा जी के वर्कड आउट एग्जाम्पल देख रहा हूँ। 400 पेज पर आइए। HC वर्मा, पेज नंबर 400। आप एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है HC वर्मा जी का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है जी। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो बेटा, मिरर है तो सीधा सीधा मिरर का फॉर्मूला लगाओ। मिरर है तो सीधे सीधे मिरर का फॉर्मूला लगाओ। 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर का फॉर्मूला हो गया, राइट। अब देखना 1/v हमें पता नहीं है, प्लस 1/u शायद हमें पता है। u इन्होंने गिवन है, u गिवन है -8 u गिवन है ना, हाँ। और f गिवन है -10, कॉन्केव है तो -10 गिवन है, तो 1/v आ जाएगा आपका 1/8 माइनस 1/10। एक बार जरा आप इसकी कैलकुलेशन करिए, तो आई थिंक इट इज 40 इज द एलसीएम, है ना, हाँ। तो ये 1/40 आ जाएगा। तो v इक्वल टू आ रहा है, चेक करो, 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर इसकी अपरेंट इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना, बिग इमेज बनेगी, बिग साइज इमेज बनेगी। तो आप देखो, यस, अपरेंट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बिग साइज बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी? 5 गुना बड़ी बनेगी, क्योंकि जो u है वो 8 है और v -40 है। ध्यान दीजिए, v +40 है। ध्यान दो, एग्जाम्पल 1 पर ध्यान दीजिए, जो है ना अभी अभी अपन ने किया है, u इक्वल टू -8 सेंटीमीटर है, v इक्वल टू +40 है। इसका मतलब m जो है ना वो आपका 5 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, m का मैग्नीट्यूड। तो 5 टाइम्स बड़ी इमेज बनेगी साइज के अंदर, और अपरेंट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, राइट। ये आपका एग्जाम्पल 1 था। मैं एग्जाम्पल 2 कर रहा हूँ इसी का। अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm in such a way that the end closer to the pole is 20 cm away from it. Find the length of the image. तो देखिए, एक तो ये कह रहे हैं रॉड ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। भाई प्रिंसिपल एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो सोचिए कुछ कुल मिलाकर के ये आपके पास में मिरर है, इसकी फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इसमें कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये फोकल है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने रॉड रख रखी है एक। इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉड की इमेज बनेगी, ये रॉड किधर रख रखी है इन्होंने? A rod of 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm in such a way that the end closer to the pole is 20 cm away. End closer to the pole is 20 cm away. इसका मतलब ये F है और F है 10 सेंटीमीटर, है ना, C 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये रॉड है 10 सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट। अब मैं इस रॉड के 2 पॉइंट बना देता हूँ, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। पॉइंट A इज ऑन एट द प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो पॉइंट A जो है रॉड का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो एक ही इमेज वहीं बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी। रही बात B, उसकी इमेज हम बना देते हैं। तो देखिए, B की इमेज बना रहा हूँ मैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला, मैं 1/v को लिखूंगा, पता नहीं है, प्लस 1/u को लिखूंगा -30 होगा ना बेटा ये, और इधर 1/f को मैं क्या लिखूंगा? 1/f को तो मैं -1/10 ही लिखूंगा। अब आप जरा चेक करना 1/v कितना आएगा? 1/30 -1/10। तो प्लीज चेक करिए इसको। मैं 30 एलसीएम ले लेता हूँ,
तो मेरे को लग रहा है ये -2 आएगा, है ना। 30 लिया ना यहाँ पे, हाँ। तो v इक्वल टू -15 आ गया जी। इसका मतलब b की जो इमेज है ना वो -15 पे बनेगी। -15 यानी यहाँ बनेगी b की इमेज, करेक्ट। इस जगह पे बनेगी b की इमेज, यानी कि ये रॉड यहाँ पर बनेगी। मैं इस रॉड को बना रहा हूँ, आप लोग देखना जरा, सभी बच्चे चेक करेंगे। रॉड को बना रहा हूँ मैं, बनाऊँ बिल्कुल, आप जरा देखना। मैं अलग कलर से बनाऊंगा, डिफरेंट कलर से। इसकी इमेज बना रहा हूँ, रॉड की इमेज बना रहा हूँ, रॉड की इमेज बना रहा हूँ। ये रॉड की इमेज बनी। आप कहेंगे सर ये क्या इमेज है, ऐसे इमेज बनेगी बताइए। ये 15 सेंटीमीटर है ना, हाँ, एक मिनट देखना, हाँ जी 15 सेंटीमीटर पर बनेगी बिल्कुल। अब इस इमेज की लेंथ कितनी होगी, देखिए इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, इमेज की लेंथ जो है ना 5 सेंटीमीटर की रह जाएगी। तो लेंथ ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर ओनली, है ना। ये इसी तरह की बनेगी, पतली इमेज बनेगी। एक्चुअल में पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। इसकी अगर मान लो ये इसकी विड्थ जो है ना 1 सेंटीमीटर है, सपोज इसकी चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये आधा सेंटीमीटर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 30 है और वो 15 है। तो सोचिए आपका u 30 है और v आपका 15 है, तो m कितना हो जाएगा, m आपका होता है -v/u। तो ये जो है ना आपका -v कितना है, -15, u कितना है -30, तो इसका मतलब ये -½ आया। तो ये जो है रियल इमेज है और -½ है, साइज -½ है। तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई आधी हो जाएगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये शायद HC वर्मा जी ने इसका ये डायग्राम जो है या तो ध्यान से नहीं बनाया होगा, भूल गए होंगे। अब बेटा कोई भी आदमी भूल तो सकता ही है ना, हम भी बहुत बार भूलते ही हैं, बहुत बार भूलते हैं हम भी इसी तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 देखिए आप HC वर्मा जी का। लुक एट द एग्जाम्पल 3 प्लीज। At what distance from a convex mirror of focal length 2.5 मीटर, फोकल लेंथ 2.5 मीटर है साहब, बड़ा वाला कॉन्वेक्स लेंस, बड़ा यार खतरनाक कॉन्वेक्स लेंस है। 2.5 मीटर फोकल लेंथ भैया। Should a boy stand so that his image has a height equal to half of the original height? The principal axis is perpendicular to the height. एक मिनट, कॉन्वेक्स मिरर है एक तो। At what distance from a convex mirror of focal length this should a boy stand so that his image has a height equal to half the original height? Principal axis is perpendicular to the height, right? अब एक बात है ना, इन्होंने ये नहीं दे रखा कि बॉय जो है उसकी इमेज कैसी बनेगी, उससे क्या लेना देना है ना। इधर देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सभी बच्चे कॉन्वेक्स मिरर के दर्शन करें। कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है, F इक्वल टू 2.5 मीटर है सारी है। अब ये कह रहे हैं एक बॉय को कैसा कहाँ खड़ा होना चाहिए बॉय को कि जो उसकी इमेज बने वो उसकी हाइट की आधी बन जाए। यानी कि m जो दे रखा है ना इन्होंने, m दे रखा है -v/u बराबर आधा दे रखा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा -u/2, v बराबर -u/2 आ जाएगा। चलिए अब जरा एक बार चेक करिए, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v का पता नहीं है, तो एक काम करो, इसको -u/2 लिख दो, प्लस 1/u को आप u ही रहने दो क्योंकि हमें पोजीशन पता नहीं है, 1/f को आप लिख दो प्लस 2.5। तो एक काम करिए, इसको u को ऊपर ले जाइए, तो -2/u + 1/u इट इज इक्वल टू 1/2.5, है ना। तो आपका -1/u इक्वल टू 1/2.5 आ जाएगा। इसका मतलब u शुड बी -2.5। आप उसको -2.5 पे रखो जी, रखो। -2.5 पे खड़ा होगा ना लड़का, तो वो उसको आधा ही दिखाई देगा, वो -2.5 पर, करेक्ट।
हाँ यही दे रखा है इन्होंने। तो -2.5 पर लड़का खड़ा होगा तो आधा दिखाई देगा। आप इसकी हल्की सी चाहो तो इमेज बना सकते, मतलब वो बना सकते हो रे डायग्राम। ऐसे केस में आप हल्के हल्के रे डायग्राम बना लिया करो। जैसे ये सी है ना। अब आपने यहाँ पे एक वो बना दी, क्या बोलते हैं ना, नॉर्मल बना दी, इसको सी ले लिया ऐसे ही। तो अब यहाँ से अगर मान लो कोई रे आ रही है इस तरह से, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उधर आएगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उधर आएगा। तो नेचुरल है कि आपका जो वो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, अगर मान लो आपकी इमेज यहाँ आई है, आपका u 2.5 आया, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? देखो एक बार v की वैल्यू निकालो जरा चुपचाप। u आपका -2.5 है, तो v इक्वल टू आएगा -u/2, -u/2। v की वैल्यू निकालो तो -u कितना है, -2.5/2, यानी कि +1.25 आ गया। इसका मतलब आएगा तो ये इधर ही आएगा, तो ये इधर ही, तो ये इमेज इधर आएगी, वो इधर रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। हाँ वो इधर रिफ्लेक्शन हुआ, इधर रे आई, ये आई था, ये r इक्वल टू आई है, तो इधर की तरफ यहाँ पे इमेज बनेगी, करेक्ट, यानी वर्चुअल अपरेंट इमेज बनेगी। अच्छा, और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती हैं वो सारी वर्चुअल और अपरेंट ही होती हैं, है ना। यस, देखिए कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है ना वो सारी वर्चुअल एंड अपरेंट ही होती है। कैसे पता लगा? 1/v + 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। अब आपने 1/v इक्वल टू क्या किया, 1/f तो प्लस है, -1/u लेके आ गए, तो 1/v इक्वल टू 1/+f है, -1/u को आप लिखेंगे -u, तो 1/v इज +f + 1/u। दिस v विल ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट v विल ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, सॉरी फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट दिस -u स्टैंड फॉर रियल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमेशा v पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब अपरेंट इमेज ही बनेगी इससे। चलिए एक सवाल और कर देते हैं बोर्ड, अभी फिर क्या है बोर्ड को एक साथ मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक है जी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है 12 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड रियल and 5 centimeter high, find the location of image and focal length of the mirror। अच्छा देखो जी, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट था और 5 सेंटीमीटर हाई इमेज बन गई। कॉन्केव मिरर है, 12 सेंटीमीटर दूर रखा था और इमेज है इन्वर्टेड रियल, ठीक है। तो ये लो जरा हम इस सवाल को करते हैं, यही कर देते हैं, है ना, एक मिनट जरा। क्वेश्चन नंबर 4, ये SC वर्मा जी का एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा है, एक बार जरा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना, एक मिनट जरा। हाँ ठीक ही चल रहा है अभी तक तो भैया। देखिए एग्जाम्पल 4 जो है आपका, m इक्वल टू क्या था, m इक्वल टू होता है -v/u। अच्छा, इनकी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, रियल बन रही है यानी माइनस आएगा मैग्निफिकेशन, और ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है कितना, 2। इसका मतलब ये हुआ कि v इक्वल टू हो गया है, v इक्वल टू हो गया है 5/2u। ये क्लियर हो गई बात, v इक्वल टू 5/2u हो गया, करेक्ट। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। अच्छा, आपको u की वैल्यू दे रखी है साहब, ये तो यार आंसर भी आ गया, फिर तो ये क्या हुआ, डिब्बा भरे 5/2 × 12, तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखना जरा 30 सेंटीमीटर आंसर है क्या। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, देखना 30 सेंटीमीटर आंसर है क्या। v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। अच्छा, u इक्वल टू -12, सॉरी u इक्वल टू -12 है, आई एम सॉरी, u इक्वल टू -12 है, तो ये -30 आएगा, -30 आएगा। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ निकाल देते हैं।
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f बराबर 1/v बताइए, 1/v है -30 प्लस 1/u बताइए, 1/u है माइनस कितना 12 हाँ, तो 1/f निकल जाएगा आपका। जरा एलसीएम लेना, 60 एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम ले लो, तो माइनस तो कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन ले लो, 60 एलसीएम लिया माइनस कॉमन लिया, तो ये आएगा 2 और ये 5। देखना जरा क्या बात है ये, f इक्वल टू -60/7 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू -60/7 सेंटीमीटर आ रहा है भैया, है हाँ इतना ही है, सही है सही। चलो तो आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाइए, एक मिनट जरा, एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ जी देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 सॉरी, HCV का ही एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, फाइंड द मिनिमम एंगल थीटा फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस। देखिए एग्जाम्पल 5 जो है ना, ये हम नहीं करेंगे आज, ये अपने आप कर लीजिए, आप पहले करवा दिया है ना, पहले करवा दिया, यू कैन डू इट एंड इफ यू फाइंड प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे सवाल बहुत हो चुके हैं, है ना। फिर भी आपको अगर कोई होता है तो आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको सारे, ठीक है। एग्जाम्पल 6 भी आप अपने आप करिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो आप अपने आप कर सकते हैं, उनको मैं छोड़ूंगा। एग्जाम्पल 5 आप अपने आप करिए, एग्जाम्पल 6 आप अपने आप करिए, है ना। एग्जाम्पल 7 करता हूँ मैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्लैब एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द क्लोजर एंड। पॉइंट ऑब्जेक्ट O, it is seen from the other side of the slab by light incident nearly normally to the slab. The thickness of slab is t and its refractive index is mu. Apparent shift in the position of the object is independent of the x and find its value. अच्छा देखो बेटा, एक बात है कि जो apparent shift है ना, मैंने आपको बताया था कि apparent shift की कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल 7 HCV, इसका एपरेंट जो शिफ्ट होती है ना, वो हमेशा यही होती है, डेल्टा टी इक्वल टू टी 1 माइनस 1/μ, ये होता ही होता है ना। तो आप डेल्टा टी जो है ना डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। और ये क्या आएगा, बस ये यही आएगा, है ना। और ये कभी भी पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं होती है, एपरेंट शिफ्ट हमेशा फिक्स होती है, ये फिक्स होती है। अगर आप चाहें तो इनकी कैलकुलेशन जो है ना वो देख लीजिए आप, आपको कैलकुलेशन समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि बिल्कुल जो है ना इन्होंने जो किया है वो एकदम ट्रांसपेरेंटली किया है। देखिए वो इन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसमें रे निकाली है, रे को इन्होंने वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, बाद में फाइनल रे जो है तो इमेज आपका आई आ गया है, राइट। और जब ये इमेज आपका आई आ गया है तो ओ जो है ना, एक तो मतलब आई पर बनेगी, एक ओ पर बनेगी, राइट। द सिचुएशन इज शोन इन द फिगर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस द इमेज इज, हाँ फर्स्ट सरफेस के कारण तो O1 पर बनेगी और सेकंड सरफेस के कारण वो I पर बनेगी, राइट। हाँ जी, तो अब आप देख लीजिए कि जो आपका जो रिफ्लेक्शन वो जो आएगा x/A01 वो 1/μ आएगा, तो A01 μx आ गया, अपने आप ही x जो है वो 1/t हो गया। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। आप देखिएगा सॉल्यूशन, प्लीज लुक एट द सॉल्यूशन, है ना। आप लोग अगर मान लो इफ एनी क्वेरी ना, प्लीज आस्क इन जूम सेशन। एग्जाम्पल 7 ध्यान दीजिए, पढ़ना पूरा है, हर बच्चे को पूरा पढ़ना है। एग्जाम्पल 5 भी पूरा चेक करना है, एग्जाम्पल 7 भी पूरा चेक करना है ना। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 7 आप अपने आप करें, एग्जाम्पल 6 अपने आप करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरे से पूछेंगे नहीं, है ना। इफ एनी क्वेरी प्लीज आस्क इन जूम सेशन। जूम सेशन पूछिए, जूम सेशन होता इसीलिए है
कि कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों नहीं करने, 10 भी नहीं करना है। 10 शायद ऐसा मेरे को लग रहा है करवा चुके हैं हम ये सवाल, है ना? हम्म 10 हम कर एग्जाम्पल 10 करवा चुके शायद, और एग्जाम्पल 11 भी करवा चुके, मेरे को ऐसा याद आ रहा है ना? डस्ट पार्टिकल था, हाँ एग्जाम्पल 11 भी हो चुका है। एग्जाम्पल 11 भी हो चुका है, और एग्जाम्पल 12 भी हो चुका है। यस, एग्जाम्पल 11 12 अच्छा एक बार करवा चुका हूँ मैं शायद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10 एंड 11 12 ये करवा चुके हैं एक बार। फिर भी अगर मान लो आपको कोई क्वेरी होती है ना तो आप पूछ सकते हैं, है ना? हाँ, एग्जाम्पल 10 11 तक हम करवा चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क, राइट? एग्जाम्पल 13 जो है ये नहीं करवाया था, है ना? द रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस ऑफ सिलिकेट फ्लिंट ग्लास फॉर वेवलेंथ दिस एंड दिस मीटर आर दिस एंड दिस, राइट? फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म मेड अप ऑफ दिस ग्लास फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस। अच्छा, दोनों के वेब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं ना, तो अलग अलग आएंगे दोनों के कारण। ये कह रहे हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए दोनों केसेज में, और जो प्रिज्म है वो कैसा है? थिन ग्लास प्रिज्म है ये तो। थिन ग्लास प्रिज्म है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो सीधे सीधे कर दो। रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस ऑफ सिलिकेट फ्लिंट ग्लास फॉर वेवलेंथ दिस एंड दिस लाइट आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए। ए कितना दे रखा है? प्रिज्म एंगल दे रखा है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म। तो भैया अच्छा सॉरी, थिन कहाँ लिख रखा है? थिन नहीं लिख रखा ना, मैंने जबरदस्ती मैं ही पढ़ रहा हूँ क्या? एक मिनट, हाँ इन्होंने थिन लिख नहीं रखा, वो जबरदस्ती मैं ही पढ़ रहा हूँ। दिस को थिन पढ़ रहा हूँ यार, मैं भी कैसा आदमी हूँ, दिस को थिन पढ़ रहा हूँ, बोलो है? बहुत गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। मतलब वो है इक्विलैटरल प्रिज्म है साहब, बढ़िया वाला प्रिज्म है, मोटा, थिन नहीं है। थिन के हम कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, हम बड़ा का प्रिज्म लेंगे, है ना? हाँ, तो देखिए सबसे पहला ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 13 है शायद, SCB का एग्जाम्पल नंबर 13। यस, देखो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। सबसे पहला वाला इन्होंने जो दिया है ना ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो दिया है 1.66। 1.66। अब ये कैलकुलेशन जो है ना, ये ऐसी विचित्र सी कैलकुलेशन है कि बड़ा डिफिकल्ट है इसको कैलकुलेट करना, है ना? साइन a प्लस हमें डेल्टा m चाहिए, साइन a बाई 2 साइन 30 है, साइन 30 1/2 होता है। 1/2 को उधर ले जाओ, 1/2 को उधर ले जाओ, तो 1.66 इंटू 1/2, तो ये 0.83 आ जाएगा, है ना? 2 से भाग लगाओगे तो 0.83 आ जाएगा, राइट? तो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इट इज इक्वल टू 0.83। अब देखो अगर ये 60 डिग्री होता, सॉरी अगर ये 60 डिग्री होता तो 0.86 आता। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.86, लेकिन ये निश्चित ही 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से कम है। कितना कम है? आप एक काम करो, इसको कुछ मान लो, है ना? 60 से कम मानो, लेकिन 58 मान लेते हैं, 58 मान लेते हैं। तो a प्लस डेल्टा m बाई 2 इट इज इक्वल टू 58 डिग्री, ऐसे ही मान लिया। तो a प्लस डेल्टा m 58 को जरा 116 लिखना,
तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा 0.83 है साहब ये। तो डेल्टा एम आ जाएगा आपको 116 माइनस 60, 116 माइनस 60 तो 56 होता है, 56 डिग्री डेल्टा एम आ रहा है। एक बार देखना पहले वाले के लिए, अरे हाँ नहीं इन्होंने 52 दिया है यार। अच्छा इन्होंने है ना, अपन ने इसको 58 लिया, इन्होंने 56 ले रखा है। हाँ अपन ने 58 लिया, इन्होंने 56 दे रखा। बेटा अब ये तो मैं क्या करूँ, ये तो कह नहीं सकते ना अपन, अब ऐसे कैसे कह सकते हैं ये। और अगले वाले में तो और मुसीबत, अगले वाले में देखो क्या होने वाला है, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 इट इज इक्वल टू 1.61 इंटू 1/2, क्योंकि 1.61 नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अब 1.61 है तो इसको 0.85 लिखेंगे, नहीं 0.805 लिखेंगे। हाँ 0.805 आएगा। हाँ तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 इट इज इक्वल टू, अब 0.805 तो ये बहुत कम आएगा इससे। मैं ऐसा करता हूँ इसको 51 या 52 डिग्री लिख देते हैं ना। a प्लस डेल्टा एम जरा चेक करना 104 डिग्री, तो डेल्टा एम 44 डिग्री आ जाएगा है ना। देख लो आप, ये आपका प्रिज्म वाला केस कंप्लीट हो गया ये वाला, राइट। चलिए आप प्रिज्म के बाद में आप ये 13th क्वेश्चन के बाद आ जाइए 14th क्वेश्चन। कंसिडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एस इज मेड पैरेलल बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा पैरेलल आ रही है लाइट, करेक्ट, ठीक है जी। प्रिज्म का एंगल 4 डिग्री दे रखा है इन्होंने, हाँ प्रिज्म का एंगल 4 डिग्री दे रखा है इन्होंने। द बीम ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली एंड फॉल्स ऑन अ प्रिज्म एज शोन इन द फिगर, राइट, ठीक है जी। द इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म सिमेट्रिकली, करेक्ट। द ट्रांसमिटेड लाइट फॉल्स ऑन अ वर्टिकल मिरर, करेक्ट। थ्रू व्हाट एंगल शुड द मिरर बी रोटेटेड सो दैट इमेज ऑफ एस इज फॉर्म्ड ऑन एस इटसेल्फ। अच्छा पता है ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब जो है ना रे रिट्रेस करेगी, वापस वहीं चली जाए, वापस वहीं चली जाए मिरर, तो उसको रिट्रेस करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो एक काम करो, इसका मिनिमम डेविएशन निकाल लो, बस खत्म बात। देखो डेल्टा एम निकालो आप। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14, एग्जाम्पल 14 ऑफ HCB है ना। डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। जरा म्यू बताना जी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्या प्रिज्म का है? प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, 1.5 माना है, फिर सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है ना। चलो 1.5 मान लो, ग्लास होगा जी, अब ग्लास का तो 1.4 डिग्री, तो ये 2 डिग्री आ गया डेविएशन। अब डेविएशन 2 डिग्री आने का मतलब आप अपने मिरर को कैसा घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे कि वो मतलब जो है ना नॉर्मल के अलोंग आ जाए। तो देखो इधर देखो गेम पूरा 2 डिग्री डेविएशन होगा बेटा। ये आप एक बार जरा प्रिज्म देखिए, यहां से पैरेलल रेज आ रही हैं, यहां से पैरेलल रेज आ रही हैं, ये रेज 2 डिग्री डेविएट हो जाएंगी, 2 डिग्री डेविएट हो गई, यहां से 2 डिग्री हो गई। अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रेज ऐसे जाती, ऐसे जाती है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रेज ऐसे जाती, लेकिन प्रिज्म तो है। तो अब आपको मिरर जो है ना ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपने मिरर को ऐसे कर दिया आपका काम चल जाएगा। अब ये एंगल 2 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ। मिरर कितना घूमेगा, 2 डिग्री ही घूमेगा ना, जिससे कि वो नॉर्मल बन जाएगा। अभी फिलहाल नॉर्मल ये था, अब नॉर्मल ये बनना है, तो 2 डिग्री घुमा दो, 2 डिग्री घुमा दो जी, हाँ है ना, 2 डिग्री घुमा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एग्जाम्पल 15 ऑफ HCB है ना। HCB का एग्जाम्पल 15 देखिए, एक मिनट जरा, लुक एट एग्जाम्पल 15 प्लीज। हाँ जी, अब देखिए एग्जाम्पल 15 ऑफ SC वर्मा। लोकेट द इमेज फाउंड बाय रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर
ठीक है, सिचुएशन दे रखी है, इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये इन्होंने दो अलग अलग मीडियम दे रखे हैं जी, इधर एयर दे रखा है, इधर ग्लास दे रखा है। तो देखिए सीन क्या है, सीन ये है एग्जाम्पल 15 ऐसी सीन ऐसा है कि एक कॉन्वेक्स सरफेस दे रखी है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर दे रखी है ना, म्यू दे रखा है 1.5, यहां पर म्यू दे रखा है 1 और 25 सेंटीमीटर दूर कुछ रखा है। लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन इन दी सिचुएशन। अच्छा 25 सेंटीमीटर दूर इधर रखा है साहब ये, तो देखिए आंसर ये रहा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आपका फॉर्मूला है और इसको आप बिंदास लगाइए। μ2 है आपका 1.5, v आपका पता नहीं है माइनस, μ1 है आपका 1, u आपका पता है -25, u आपका पता है -25, 1.5 माइनस 1, r आपका दे रखा है +20। चेक करिए 1.5/v, एक मिनट जरा, ठीक है, +1/25 इट इज इक्वल टू 1/40। चेक करो, अब आपको v निकालना है ना, तो 1.5/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/25 इट इज इक्वल टू 1000 आएगा। 1000 एलसीएम ले लो, और क्या है, कितना एलसीएम लेना चाहते हो, जितना भी ले लो यार, क्या पड़ता है, 400 ले लो, हैं 400 ले लो जी। अब देखो ये आएगा 10 और ये आएगा कितना 16, यस, तो 1.5/v इक्वल टू आ जाएगा माइनस कितना 6/400, 6/400, इसको 4 कहते हैं शायद। तो v इक्वल टू -100 आ रहा है क्या, -100 सेंटीमीटर v इक्वल टू, हाँ -100 आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या होगा, ये c है ना, तो यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नॉर्मल आएगा, राइट, ये नॉर्मल आएगा। अब आपका ये यहां आएगा, यहां आएगा, राइट। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना, ये अब क्योंकि यहाँ से ये इसमें जाएगा ग्लास के अंदर, तो ग्लास में जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये यूं झुक जाएगा, यूं। अब यूं झुक जाएगा तो इस रे को पीछे बढ़ाओ, इस रे को पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओगे तो ये कहीं जाएगी दूर और 100 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी, तो -100 विल बी द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लुक एट एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 देखो, कहाँ गया, वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल रॉड, अच्छा वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल रॉड म्यू rod of radius this is rounded in the shape of hemisphere, hemisphere, correct। the object ओके 5 सेंटीमीटर बेटा उसकी रेडियस है, इसका मतलब हेमीस्फीयर का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। देखो आप इनडायरेक्टली बोल दिया इन्होंने, एस सी वर्मा जी ने, कि हेमीस्फीयर का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। उन्होंने क्या बोला कि इसको राउंड कर दिया हेमीस्फीयर में, और फिर इन्होंने रॉड की रेडियस दे रखी है। ओह, रॉड की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है बेटा। रॉड की रेडियस 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ये इन्होंने दे रखा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वन एंड ऑफ अ हेमी सिलिंड्रिकल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज राउंडेड इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मतलब ऐसा है ये, राइट। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और ये 5 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर +5 सेंटीमीटर है। अब हम बात करेंगे आगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5.5 मिलीमीटर हाई, 0.5 मिलीमीटर हाई, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है,
0.5 मिलीमीटर हाई, बहुत छोटा है यार, 0.5 मिलीमीटर हाई, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द राउंडेड एंड, लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट हाइट। ये लो, सबसे पहले μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। चलो जी, μ2 अपॉन v, μ2 है ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, करेक्ट, v का पता नहीं है, माइनस μ1 एयर है, एयर है, u आपको दे रखा है कितना, an object of this is placed perpendicular to the axis of the rod at a distance this from the rounded edge, correct, 20 सेंटीमीटर दे रखा है साहब, तो माइनस 20 लिख दो इसको, 1.5 माइनस 1, r कितना, r है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 है, तो जरा इसको देखना, ये मेरे को लगता है 1/10 आ जाएगा, है ना, 1/10 आ जाएगा, ये 1.5 अपॉन v है, इसको आप 1/10 माइनस 1/20 लिखो तो ये 1/20 आ जाएगा, तो आपका जो v है ना वो आ जाएगा 30, v बराबर 30 आ जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा v बराबर, करेक्ट। एक मिनट, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा मैं, नहीं सही है, एकदम सही है, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। अब आप देखो आपका m जो आया, m के लिए मैंने आपको पढ़ाया था μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू, ये आपको m पढ़ाया था, है ना। तो μ1 यानी एयर, v माने 30, μ2 यानी 1.5, u माने 20 माइनस 20, तो ये आया -1, इसका मतलब सेम साइज की इमेज बनेगी साहब, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, देखो क्या दे रखा है, इमेज विल बी सेम साइज, करेक्ट, यस, इन्वर्टेड रियल होगी, करेक्ट। ये आपका एस.सी. वर्मा जी का एग्जाम्पल नंबर 16 था, एग्जाम्पल नंबर 16 था। चलिए 17, 18 करेंगे हम, है ना, 17, 18 करेंगे हम, 17, 18, 19, 20 सारे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर of radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface and is viewed normally from the outside. Find the apparent depth of the bubble. ठीक है, बबल जो है ना 4 सेंटीमीटर ग्लास के अंदर है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ग्लास के अंदर है, तो अपन फॉर्मूला तो देखिए एग्जाम्पल 17 है ना, एससीवी का फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, हमें इमेज निकालनी है। मैं कहूँगा μ1 दे रखा है ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, एंड μ2 दे रखा है एयर। आप इस कंसेप्ट को पकड़िए, एक्चुअल में μ1 दैट इज द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एयर बबल है वहां पे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ μ2 इज 1 अपॉन v, पता नहीं है, माइनस μ1 1.5 है, एक मिनट जरा, एयर बबल कहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर है साहब, तो उसको -4 लिखो आप, μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 1.5, आर बताइए, क्योंकि आपका ये सीन है, देखो मेरी बात सुनो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका स्फीयर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, बबल यहाँ है, आपको ऑब्जर्व यहाँ करना है ना, इसका मतलब आपकी रे तो इधर से चलेगी ना, तो दिस इज -4 एंड दिस इज माइनस, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ -10। अब आप v निकालो, ये आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी +3/8, इट इज इक्वल टू, ये आएगा 1/20, तो 1 अपॉन v आएगा 1/20 माइनस 3/8, है ना। आप ऐसा करो 40 एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 8 और इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा ना, ये तो -15,
तो मेरे को लग रहा है ये v इक्वल टू आ जाएगा 40/-13, तो -40/13 सेंटीमीटर आएगा v, -40/13 सेंटीमीटर आएगा। μ2, एक मिनट जरा, 1/v माइनस किया तो इन्होंने भी यही है एग्जैक्ट है, किया तो इन्होंने भी वही है, फिर क्या अंतर पड़ गया है? देखो जरा चेक करो, अप्रोक्सीमेट लिख दिया गया इन्होंने आंसर, क्योंकि 13×3 = 39 होता है ना। हाँ, तो v इक्वल टू आएगा -3.07 सेंटीमीटर, तो इट इज 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स। इन्होंने अप्रोक्स लिख रखा है क्या? इन्होंने तो एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर लिख रखा है भैया, इक्वल टू का निशान लगा रखा है, रियली भी नियरली भी नहीं लगाया। कैलकुलेशन चेक करो मेरी और इनकी दोनों की है। हाँ, आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिए सब। HCV का ये एग्जांपल नंबर कौन सा था? 17 था। नाउ आई विल डू एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 पढ़िए। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बाय ए स्फेरिकल एयर बबल of radius 2 cm situated inside the water, correct? Assuming the light rays to be paraxial, find the position of image due to refraction at the first surface and position of the final image. Okay, ठीक है, तो हम बना देते हैं। देखो इधर देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं एग्जाम्पल 17 है ना, हाँ एग्जाम्पल 18 कर देते हैं, अभी तो जगह खाली पड़ी है अपने पास। एग्जाम्पल 18 देखो, पानी है बहुत सारा, पानी में कोई एयर बबल है, पानी के अंदर एयर बबल है। पानी देख लो एक बार जरा, सभी बच्चे पानी के दर्शन कर लें। पानी के अंदर एयर बबल है, पानी के दर्शन कर लो। पानी में एयर बबल है, पानी में एयर बबल है, पानी में एयर बबल है, ठीक है जी। अब आप देखिए जरा, हम सबसे पहला काम करेंगे, इसको कहेंगे μ1 बराबर 4/3, μ2 बराबर 1, एयर है, μ2 बराबर 1। चलो अब जरा एक एक चीज़ हम चेक करते रहते हैं, क्या क्या इन्होंने बोला। एयर बबल ऑफ रेडियस 2 mm है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले स्टेप पे काम करते हैं, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सभी लोग चेक करेंगे। μ2 बताना, μ2 एयर है ना, 1 अपॉन एयर, एयर यानी कि v, वो तो आ गया, माइनस μ1 कितना 4/3, u कितना इन्फिनिटी, हाँ जी, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। जरा μ2 देखना कितना है, μ2 तो 1 है, माइनस 4/3 है, और r दे रखा है इन्होंने, r दे रखा है 2 mm, हाँ जी 2 mm दे रखा है, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो भैया ये आ गया 1/3 आ जाएगा ना ये, तो मेरे को लगता है -1/6 आ गया, तो ये v आ जाएगा -6 मिलीमीटर, -6 मिलीमीटर। ये पहली इमेज आएगी -6 मिलीमीटर, यानी कि ये पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं। सभी बच्चे पैरेलल रेज को देख लेंगे, है ना। ये पैरेलल रेज यहाँ आकर के क्या होगा, ये सेंटर है, ये आपका नॉर्मल है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। पैरेलल रेज जब एयर में जाएंगी तो एयर में थोड़ा सा ये नॉर्मल से डेविएट होंगी, तो ऐसे जाएंगी, अगर वो पूरा एयर हो तो, पूरा एयर हो तो। वैसे हालांकि यहाँ भी अब ये चेंज होगा,
ठीक है ना। तो ये इस तरह से आकर के यहाँ पे -6 mm पर मिलेंगी, करेक्ट। अब ये जो -6 mm है, दिस इज फर्स्ट इमेज, दिस इज फर्स्ट इमेज, दिस इज फर्स्ट इमेज। अभी पता है क्या होगा, अभी यहाँ पर और होगा एक रिफ्लेक्शन, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर और होगा एक रिफ्लेक्शन। तो मैं बताता हूँ कि आपका जो U2 आएगा, U2 इज सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तो देखो U1 इंफिनिटी पर था, सेकंड ऑब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है, क्योंकि आपका इस सरफेस से निकालना है। ये आपका पोल होगा आपकी बार, ध्यान दीजिए। पहले आपका पोल ये था, इसको कहते थे पोल 1, इसको कहते थे पोल 2। अब आप इसको देखना बंद करो, उसको देखना शुरू करो, क्योंकि वहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा, है ना। हाँ, तो देखो मैं बता रहा हूँ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका 2 मिलीमीटर इसकी रेडियस है, तो 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो 2 और 2 4 और 6 -10 मिलीमीटर आ गया, -10 मिलीमीटर U2 आया है, और वो एयर में है। अब आपका वाटर है, तो मैं पता है फॉर्मूला यही लगाऊंगा, मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। चेक करो। अब देखो μ2 जो है आपका 1 नहीं, अब की बार में 4/3 है। देखिए ये μ2 प्राचीन काल का ऐसा 1। अब आपकी सरफेस ये बन गई है, रिफ्लेक्शन उधर होगा, तो दैट विल बी द सेकंड मीडियम, दिस विल बी द फर्स्ट मीडियम। तो μ2 को मैं लिखूंगा 4/3, v का पता नहीं है हमको, माइनस μ1 को लिखूंगा 1, u को लिखूंगा -10 mm, -10 mm। आजकल हमारी कैलकुलेशन जो ना मिलीमीटर में चल रही है साहब, जैसी जरूरत वैसा करते हैं, -10 मिलीमीटर। अब μ2 बताओ, μ2 आपका क्या है 4/3 -1 r। अब देखिए r, ये आपका पोल है, तो आपका r इधर की तरफ है, तो दैट विल बी -2 मिलीमीटर। अब आप कैलकुलेशन करिए, अब आप कैलकुलेशन करो। चलिए मैं यहीं कर दूं क्या कैलकुलेशन, मैं यहीं कर देता हूं। देखो इधर, लुक और हियर, एक बार जांच करना आप कैलकुलेशन को, मान मत लेना ऐसे कैसे, है ना। देखो अब एक बात बताऊं, भरोसे की बात तो ना तो मेरा भरोसा है, ना SC वर्मा जी का भरोसा है। भैया भरोसा किसी का नहीं है इस दुनिया में, भरोसा खुद का ही है। आप कैलकुलेशन खुद चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं भी गलतियां करता हूँ, SC वर्मा जी भी गलतियां कर रहे हैं ना। देखो अभी एक गड़बड़ मिली थी, पहले भी गड़बड़ मिल चुकी है, 2-3 गड़बड़ मिल चुकी, मतलब सभी करते हैं गड़बड़। एक्चुअल में करते कुछ नहीं है यार, वो सबको मतलब कैलकुलेशन के लिए कहाँ फुर्सत है भाई। आपको तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, आपको एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को या SC वर्मा जी को एग्जाम क्लियर नहीं करना है। हाँ, एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो आपको करनी पड़ेगी साहब। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कैलकुलेशन की, हमारी आपको जिम्मेदारी फिजिक्स पढ़ाने की है। मैं कोई आपको 8वीं क्लास की चीज़ थोड़ी पढ़ाऊंगा, हैं। आप लोग मेरे पास में फिजिक्स पढ़ने आए हो जी। तो ये -1/6 है। अब आप 4/3v, ये तो मैं इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि अभी जो है ना लॉकडाउन है, आप मेरे सामने नहीं बैठे हो। अब जरा इसको देखना, 30 लिख दूंगा, इसको 30 लिख देता हूँ, एलसीएम 30 लिख देता हूँ। इसको लिख दूंगा -5, इसको लिख दूंगा -3, 30 लिख दिया ना इसको, -5 -3, तो -8 आ गया, और ये आ गया 10, और वो आ गया -8 to 2 आ गया। देखना 4/v बराबर -8/10, चेक करिए, तो ये -2 आ गया। तो v इक्वल टू क्या आ गया, 10/-2, तो v इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, नहीं 5 मिलीमीटर, -5 मिलीमीटर। देखना जरा ये आंसर है क्या, हाँ -5 मिलीमीटर ही है, बिल्कुल सही। तो आपने देखा इन सवालों को कैसे करते हैं, फार्मूला बार बार वही लगना है, फार्मूला बार बार वही लगना है, कोई नया कमाल होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 18 के बाद हम एग्जाम्पल 19 और 20 भी अभी करेंगे। 21 को देखते हैं, है ना। हाँ, एक मिनट जरा,
हाँ जी, अब देखिए आप एग्जाम्पल 19 जो है ना वो है फोकल लेंथ ऑफ अ थ्री लेंस शोन इन द फिगर, द पॉइंट C1 एंड C2 डिनोट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इनकी एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे की रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 है क्या, 19 ही होगा, 18, हाँ 19। कुछ नहीं, आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दो, म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ईमानदारी से लगाइए एकदम, 1/F इक्वल टू म्यू बताओ कितना है, ग्लास है क्या यार, ये म्यू बोलते नहीं है एस वर्मा जी। हाँ, म्यू 1.5 है, मतलब सॉल्यूशन में से देखना पड़ता है म्यू। 1/R कितना है, 10 है, और शायद माइनस R2 कितना है, R2 20 है, -20 20, दोनों प्लस है, ये ध्यान रखना, दोनों R पॉजिटिव है, ये भी +10 है, ये मैं प्लस प्लस लगा देता हूँ निशान, जिससे एकदम क्लियर रहेगा आपको। यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, ध्यान देना, प्लस यहाँ भी प्लस लिखा है मैंने, जिससे आपको क्लियर हो कि दोनों R1 R2 की डायरेक्शन सेम है। मतलब ये मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं पे आपके एडवांस में मार्क्स चले जाएंगे अगर जरा सा भी लापरवाही करा तो ये F इक्वल टू +40 आएगा, देखना +40 सेंटीमीटर है क्या एग्जाम्पल 19 में, +40 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पॉइंट सोर्स S इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर शुड अ डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, वापस वही बनानी है क्या, ओके, मतलब वहीं पहुंच जाए, तो एक काम करो फिर तो इसको रिट्रेस करना पड़ेगा। अब रिट्रेस तो क्या करोगे आप, तो डायरेक्ट ही जो है ना इसके बनाइए एक इमेज, और फिर दूसरी इमेज जो है ना वहीं बना दो वापस से। ओके, फर्स्ट स्टेप में एक रिफ्लेक्शन आपका लेंस के कारण होगा, फिर एक रिफ्लेक्शन आपका मिरर के कारण होगा, फिर अगेन रिफ्लेक्शन आपका लेंस के कारण होगा। तो देखिए मैं एग्जाम्पल 20 को सॉल्व कर रहा हूँ, आप 1 बाई 1 थोड़ा सा हेल्प करना मेरे को। फर्स्ट स्टेप फॉर लेंस है ना, 15 सेंटीमीटर दूर है ना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको इन्होंने वेयर शुड अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहला काम लेंस, सबसे पहले लेंस की बात कर रहा हूँ, देखना जरा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, ये हमारा फार्मूला है। तो 1/V माइनस 1/U बता रहा हूँ, 1/U दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर है ना, -15, 1/F दे रखा है 10 में, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आप देखो 1/V कितना आएगा, 1/10 माइनस 1/15, आप इसमें से 30 एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम लोगे तो ये 30 आएगा, और वो कितना आएगा -2 आएगा, 3 - 2 यानी 1 आएगा, तो V इक्वल टू +30 आ गया। +30 आने का मतलब है कि बहुत दूर रखा है। आगे ये कह रहे हैं वेयर शुड द डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ, मतलब वापस सोर्स पर चाहिए जी इमेज हमारे को। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं डायग्राम, ये आपका लेंस था है ना, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा था सबसे पहले है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर पर आ गई है, राइट। लेकिन बीच में कहीं पर इन्होंने एक कॉन्वेक्स मिरर टपका दिया, इन्होंने बीच में कॉन्वेक्स मिरर टपका दिया। अब मान लो ये जो कॉन्वेक्स मिरर टपकाया है वो यहाँ से x सेंटीमीटर टपका दिया, इन्होंने दे रखी है क्या पोजीशन कितनी दूर टपकाया, कॉन्वेक्स मिरर को बीच में फिट कर दिया जबरदस्ती, ठूस दिया, हाँ नहीं तो एक मिनट, इन्होंने पूछा है वेयर शुड बी डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, इन्होंने पूछा है x,
यानी हमारा क्वेश्चन है x कि x कितना होगा। अब देखो एक बात सुनो, यहां से इसकी पोजीशन बताओ जरा, अगर ये x है तो निश्चित रूप से ये 30 माइनस एक्स होगा, 30 माइनस एक्स होगा, करेक्ट करेक्ट। अब जब ये 30 माइनस एक्स है तो यहां से क्या होगा कि ये रेज जो है ना रिट्रेस करनी चाहिए। रिट्रेस कैसे करेंगी, ये देखो, ये रिट्रेस तब करेंगी जब नॉर्मल पे निकले। ये रिट्रेस तब करेंगी जब नॉर्मल पे निकले। आप सोचो, रेज रिट्रेस करनी है, रिट्रेस करेंगी तो वापस वहीं पहुंचेंगी जहां से आई थी। ये रिट्रेसिंग का कंसेप्ट है ना, ये रिट्रेसिंग का कंसेप्ट है। अगर रेज रिट्रेस कर गई कहीं भी बीच में किसी भी जगह, आप कितना ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दो, अगर रेज रिट्रेस कर गई एक बार तो वापस ठिकाने पे पहुंचेंगी जहां से आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, ये फोकल लेंथ का डबल है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आएंगे तभी तो जाएंगी। जैसे यहां से मान लो ये रे आई, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचिए अपने आप, मस्ती मारिए, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन एनी, कैलकुलेशन जीरो करनी है। मैं यहाँ से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल बना रहा हूँ और ये रे है ना, इस नॉर्मल के अलोंग आएगी ऐसे ऐसे, ये लो जी। अब ये नॉर्मल पर आई तो ये रिट्रेस होगी। अब एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तभी तो वो वहाँ जाएगा, रिट्रेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 माइनस एक्स जो है ना वो 2f के बराबर है। देखना जरा, 30 माइनस एक्स इक्वल टू 2f, 30 माइनस एक्स इक्वल टू 2f, f है 12 तो 24 है। जरा x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्या, आंसर चेक करना। हाँ, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा, ये जोरदार बात है, ये बात तगड़ी है भैया। कुछ नहीं करना, मतलब देखो क्या किया है कि अब ये नॉर्मल पे आने का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि फोकल लेंथ का डबल, मिरर के लिए, मिरर के लिए। इसका मतलब ये 30 माइनस एक्स जो है इट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। सो वी हैव डन इट कंप्लीट, राइट। एक मिनट जरा, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 19 था ये। अब आप देखो एग्जाम्पल 20, अ पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, नहीं एग्जाम्पल 20 किया है तो हमने, अच्छा एग्जाम्पल 20 कर दिया, एग्जाम्पल 19 भी यही था, ओके सॉरी। चलिए एग्जाम्पल 21 देखो, एग्जाम्पल 21, अ कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर are placed with their principal axis coinciding, right? Point source S is placed on the principal axis of at a distance 12 centimeter from the lens. Okay, ठीक है। It is found that the final beam comes out parallel to the principal axis. अच्छा, फाइनल बीम कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मिरर एंड द लेंस। अच्छा, अब एक बात ये है कि फाइनल जो है ना वो आ रहा है पैरेलल, ओके। एक बात ये है कि कोई भी चीज जो पैरेलल आती है वो तब पैरेलल जाएगी बीम जब फोकस से उसका स्टार्ट पॉइंट होगा। चलिए तो आप देखिए एग्जांपल 21 कर रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम, कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड देयर, ठीक है। अ सोर्स एस इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इट इज फाउंड दैट फाइनल बीम कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मिरर एंड द लेंस, ठीक है। हम मिरर एंड लेंस के सेपरेशन को पता करेंगे। सबसे पहले मैं लेंस की बात करूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले की ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में लेंस की बात करूंगा।
तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो 1/v पता नहीं, 1/u पता है, शायद -12 लिखा है ना, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, करेक्ट। एफ दे रखा है क्या, फोकल लेंथ दे रखा है 1/15, करेक्ट। तो ये 1/+15 है साहब, कॉन्वेक्स है। तो जरा चेक करना, 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/12, 1/15 1/12, 60 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 4 - 5 होता है आजकल। तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब आपकी इमेज 60 सेंटीमीटर पर बनेगी लेंस के कारण, और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, है ना। तो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से डायग्राम को देखेंगे। यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी है 60 पर, इमेज बनी है 60 पर, राइट। ये आपका इस तरह से कोई गया होगा, फिर कॉन्वर्ज हो गया होगा, कॉन्वर्ज ऐसे हो गया होगा, है ना, और ऐसे हो गया होगा, तो फिर पीछे जाकर के मीटिंग यहाँ हो गई, यहाँ मुलाकात हो गई, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ आपका मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है -20 सेंटीमीटर। अब पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे जब ये रे वापस रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर ये लेंस से निकलती है बाद में, लेंस से निकलती है बाद में, है ना, तो यहां से पैरेलल हो जाती है। अब ये फाइनल जो रे है वो लेंस से निकलेगी, तो पैरेलल कैसे हो सकती है, मैं बताता हूं पैरेलल कैसे हो सकती है। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि यहां से रे रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आए, इसकी एक इमेज यहाँ पर बने, और फिर ये यहाँ से जाए और ये पैरेलल हो जाए। अब ये पैरेलल पता क्या हो, जबकि ये वाली जो इमेज बन रही है ना इसकी, ये लेंस की फोकल लेंथ के बराबर बने। लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर हो जाए। फोकस से जो रे आती है वो कॉन्वेक्स लेंस से पार होने के बाद पैरेलल हो जाती है। फोकस से जो रे आती है वो कॉन्वेक्स लेंस से पार होने के बाद पैरेलल हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गई, निश्चित पैरेलल हो गई, पक्का। अच्छा, अब ये तो 15 सेंटीमीटर हो गई। सवाल ये उठता है कि ये 15 सेंटीमीटर है, अब मैं इसको x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, करेक्ट। ओके, हाँ जी। अब ये इस वाले की इमेज बनेगी सेकंड इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका न्यू ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी न्यू इमेज बनेगी, x वाली पोजीशन पे बनेगी। तो मैं x निकाल रहा हूं, मैं x निकाल रहा हूं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। प्लस बनाया है क्योंकि मिरर है, मिरर। 1/v को मैंने 1/x लिख दिया, माइनस लिखूं क्या, -x, 1/-x लिखा है साहब, ईमानदारी से। u को, ये आपकी इमेज यहां पर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अच्छा अब बताओ क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे -75 + x। चेक करना, -75 + x, है ना, इट इज इक्वल टू 1/-20। अब आप x निकालो, अब आप x निकालिए। चलो एक काम करो, माइनस 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 तो तीनों उड़ा दो। अब हमें x निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ, अब कोई इलाज ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। करो करो जी करो। चलो एक काम करते हैं, हम इसको x और 75 + x ले लेते हैं, और इसको लिख देते हैं 1/20।
अब जरा आप बोलो, यहाँ लिखेंगे 75 प्लस एक्स, ये 20 आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व करिए आप, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भैया। चलिए जी, तो मैं जरा इसको लिख रहा हूं यहां पे 75 प्लस 2x इंटू 20 इट इज इक्वल टू 75x प्लस एक्स स्क्वायर। आप चेक करिए, तो आप जरा चेक करो। अब जरा इसको मैं लिख रहा हूं 75 इंटू 20, तो 75 इंटू 20 कितना होगा, 1500 हो जाएगा। 1500 प्लस 40x बराबर 75x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 बराबर 0। तो x निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500, तो कैसा आएगा जी, पचास इंटू 15 करते हैं तो 50 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 50 को 15 से गुणा करते हैं तो 750 आता है। अच्छा, ये x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये फैक्टराइज होगा क्या पूरा, देखो। अच्छा, इक्वेशन तो इनकी भी यही आ रही है, फैक्टराइज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फैक्टराइज हो रहा है सब। 25 या माइनस 60 है, अच्छा हाँ 25 माइनस 60 आएगा 60x प्लस माइनस 25x माइनस 1500। देखो आप डायरेक्ट करो, तो आपने x प्लस 60 किया, माइनस 25 किया, तो फिर x प्लस 60 आया, इट इज 0। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 60 आया और x इक्वल टू प्लस 25 आया, यानी दोनों पॉसिबल आंसर है, यानी दोनों पॉसिबल आंसर है। अब एक चीज हो रहा है कि आपका जो माइनस 60 सेंटीमीटर वाला जो आंसर है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल है ना। हाँ, तो आपका जो है ना, ये यहां पे 25 है और ये 15 है, तो दोनों का मिला के 40 सेंटीमीटर रह जाएगा, 40 सेंटीमीटर रह जाएगा। आप देखिए, क्योंकि हमने ये देखो, ये माइनस 60 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव टेकन दिस एक्स एज द डिस्टेंस। एक्स इज डिस्टेंस, नॉट एनी पोजीशन, इट इज नॉट पोजीशन, एक्स इज द मियरली डिस्टेंस, वी हैव टेकन इट दिस एक्स एज द डिस्टेंस। आप देखिए, पूरी कैलकुलेशन जो है ना डिस्टेंस मान करके किया है, तो आप डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले सकते। So 60 is not possible answer, 16 is wrong answer, 25 is correct answer। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच में 15 प्लस 25 बराबर 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 था। इसके बाद HC वर्मा जी में की बुक में काफ़ी सवाल है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि ये HCV जो बुक है ना, देखो आपके पास में जो है ना DPP 19 है, DPP 20 है, ये तो आपने कर ली शायद लगभग कर ली, किसी ने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। DPP 19 एंड 20 है, राइट। तो आपने जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना वो सारे मैं टेस्ट में दे दूंगा, ऐसा करूंगा। DPP 19 के आपने जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो सारे टेस्ट में दे दूंगा। हाँ, 19-20 के भी है ना, DPP 21 आपको पूरी करनी है। मैं ये चाहता हूँ HCV जो है ना, इसके भी आप क्वेश्चन एग्जाम्पल सारे कर लीजिए,
क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सारे कर दीजिए, राइट। कल भी आपका जो एक लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसके अंदर मैं इन्हीं क्वेश्चंस का बना दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन सारे के सारे इसी अप्रोच से होंगे, यानी कोई स्पेशल क्वेश्चन इनमें होने वाला नहीं है। नो क्वेश्चन इज स्पेशल क्वेश्चन, है ना। हाँ, हाँ, सारे एक ही स्टेप के सवाल हैं, सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग कर लीजिए, और कल जो है मैं इसको आगे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा।